रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहे। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के अनुभवी जाने माने लेप्रोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रशांत पाटीदार जी, उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। रेडियो दस्तक सुन रहे सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो दस्तक को जिसने इस जानकारी के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। धन्यवाद सर। हम आज जो चर्चा करने वाले हैं सर, जैसे आप एक लेप्रोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक सर्जन हैं और आजकल वर्तमान समय में जो सर्जरियां प्रचलित है जो परंपरागत सर्जरियों से, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम आज उसी बारे में हम आपसे कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को दिलवाना चाहेंगे। तो सर, हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन के ऑपरेशन क्या होते हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कई सारे नाम है, जैसे आम भाषा में उसको बोला जाता है दूरबीन का ऑपरेशन जी। इसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जी, की होल सर्जरी भी बोलते हैं जी। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कई सालों से, पिछले 2-1 दशक से बहुत प्रचलित में है अपने भारत में देखा जाए तो जी कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, जो पहले के आमतौर पे जो ऑपरेशन होते थे जिसमें चीरे ज्यादा लगते थे, बड़ा घाव लगता था, उन चीजों को छोड़कर आजकल बहुत छोटे छोटे 2-3 टाके के ऑपरेशन से आप बड़ी बड़ी सर्जरीज कर सकते हो। इस चीज का ये फायदा है लेप्रोस्कोपिक जी। तो श्रोताओं, आपने सुना कि जैसा सर ने बताया कि जो परंपरागत सर्जरी होती थी और वर्तमान में जो अभी पिछले 2 दशकों से प्रचलित सर्जरी है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि उसके ज्यादा उसमें टाके नहीं लगाने की आवश्यकता होती है और सर के बताए अनुसार उसमें 2 या 3 टाकों के द्वारा भी सर्जरी की जा सकती है। सर, इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन पद्धति से कौन कौन सी सर्जरियां की जा सकती हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से पेट के जो भी अंग है सारे अंग की ऑपरेशन अपन कर सकते हैं जी। जो कॉमनली सर्जरीज होती है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, कई आंतों में उलझन हो जाती है, आंतों में सड़ा हो जाता है, उसका भी ऑपरेशन दूरबीन द्वारा या लेप्रोस्कोपिक द्वारा किया जाता है जी। हर्निया, चाहे ग्वाइनल हर्निया या तो पेट के कई सारे अम्बिलाइकल हर्निया हो गए, दूसरे कई बड़े चीरे से जो ऑपरेशन हो चुके हैं उसमें भी हर्निया बनते हैं, उसके भी ऑपरेशन हो जाते हैं जी। बच्चादानी का ऑपरेशन हो जाता है। कभी कभार एक प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो के ट्यूब्स में होती है और वो फट जाती है, जिससे पूरा खून पेट में बह जाता है जी। उसके भी ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है। ओवरीज के ऑपरेशन करते हैं। जनरली हर ऑर्गन का ऑपरेशन अपन दूरबीन द्वारा किया जा सकता है जी। तो श्रोताओं, आपने सुना सर ने बताया कि जो पेट के मुख्यतः जो ऑपरेशन होते हैं वो लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन पद्धति से किए जा सकते हैं। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन पद्धति के जो सर्जरी होती है करने के बाद इसके क्या क्या फायदे पेशेंट को होते हैं? लेप्रोस्कोपिक के फायदे कई ज्यादा है। सबसे पहले कि मरीज को ऑपरेशन के बाद में दर्द कम रहता है जी। ज्यादा उसको दवा देना नहीं पड़ती है। पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। पेशेंट काम पे जल्दी जा सकता है। हॉस्पिटल स्टे कम रहता है जी। उससे जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया है कि चीरे के ऑपरेशन से हर्निया बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इससे चांसेस कम रहते हैं जी। ब्लड लॉस कम होता है जी। पेशेंट ऑपरेशन के अगले दिन चल फिर सकता है, सीढ़ी चढ़ सकता है, उसमें कोई वजन उठाने की कोई मनाही नहीं है जी। रेस्ट पेशेंट को कम देना पड़ता है। पेशेंट अपनी अर्ली एक्सरसाइज शुरू कर सकता है जी। और यदि ये सब चीज़ कम है, दवा लगना है, हॉस्पिटल स्टे लगना है,
ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। जी जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने दी कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जिस व्यक्ति को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है उसको आर्थिक भार भी एक परंपरागत सर्जरी की अपेक्षा इसमें कम ही रहता है और बहुत अच्छा सभी तरह से पेशेंट के लिए लेप्रोस्कोपिक पद्धति से ऑपरेशन या दूरबीन पद्धति के ऑपरेशन फायदेमंद साबित होते हैं। सर आप बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। सर इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से, सेफ्टी की दृष्टि से लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कितने सुरक्षित होते हैं? लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन उतने ही सुरक्षित है जितना जो पुरानी पद्धति से ऑपरेशन होते थे जी, बट हर चीज का कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जी। वो पुरानी सर्जरीज के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा थे जी, दूरबीन के कॉम्प्लिकेशंस कम हैं। जी, जैसे वही कि पेशेंट को पेन कम रहेगा, ये सारी चीजें जो अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। जी जी, बट ये एंड रिजल्ट सेम रहता है। जी जी, सेफ्टी पर्पस से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत सेफ सर्जरी है। जी, इससे किसी को डर की भावना नहीं होना चाहिए कि दूरबीन द्वारा कराएं कि हाथ का ऑपरेशन या पुरानी पद्धति द्वारा ऑपरेशन कराना चाहे। जी जी, इससे उसको चिंता नहीं होना चाहिए। जी जी, वो दूरबीन पद्धति द्वारा ही ऑपरेशन ज्यादातर करा लेना चाहिए। जी, जी। उसके क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं। जी, जी। एंड रिजल्ट सेम रहता है। जी जी। तो सर जैसा आपने कहा कि एंड रिजल्ट सेम रहता है, तो मतलब थोड़ा सा हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि इससे क्या तात्पर्य, जो परंपरागत सर्जरी में जो परिणाम आना चाहिए वो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वही परिणाम आते हैं? वही परिणाम आते हैं, मतलब वही है, एंड रिजल्ट सेम बट डिफरेंट अप्रोच। आप किस चीज से पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। मान लो आप पित्त की थैली का ऑपरेशन कर रहे हैं। जी जी, पित्त की थैली का ऑपरेशन है, मतलब पेशेंट यही चाहेगा कि अपना ऑपरेशन हो जाए, पित्त की थैली निकल जाए। वही चीज चीरे के द्वारा किया जाए या बड़े ऑपरेशन जो पुरानी पद्धति से होते थे उसके द्वारा किया जाए या दूरबीन द्वारा किया जाए, बट एंड रिजल्ट सेम है। डिफरेंट अप्रोच है। पुराने चीजों को छोड़ के अपन जो नई टेक्नोलॉजी उस चीज को अपनाना चाहिए। उसी चीज से पेशेंट का वही फायदा होगा जो अपन चीरे के द्वारा अपन करते थे। जी जी। तो श्रोताओं आपने सुना कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत ही सारे फायदे हैं और मतलब जो परंपरागत सर्जरी होती थी उसी प्रकार इसके भी परिणाम आते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रहती है। डॉक्टर साहब के बताए अनुसार इसमें और समय कम लगता है रिकवरी में, आर्थिक भार भी इसमें मरीजों को कम लगता है। तो यह पूरी तरह से यह कह सकते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही अच्छी सर्जरी होती है। सर हमारे श्रोता इसी क्रम में जानना चाहेंगे कि ये लेप्रोस्कोपिक के पश्चात मरीज की क्या क्या कठिनाई रहती है या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कॉम्प्लिकेशंस वही वो हो सकते हैं जो चीरे के द्वारा भी होते हैं। हाँ जी जी। यदि जो कॉम्प्लिकेशन चीरे के द्वारा भी होना है वो लेप्रोस्कोपिक से भी होगा। जी जी। ये एक डिफरेंट अप्रोच है पेशेंट को ठीक करने की। जी जी। बाकी इससे वही ऑपरेशन आप कर सकते हो जो आप चीरे के द्वारा ऑपरेशन के, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन दोनों चीजों के हैं बट डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है। बट इसमें दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने में कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। जैसे मरीज है कोई लेबरर क्लास का है जो मजदूर है, वो लेप्रोस्कोपी कराएगा, वो जल्दी से ऑपरेशन करवा के जल्दी से घर जाके फिर अपने काम पे भी जा सकता है। यदि आप दूरबीन द्वारा कराते हैं तो उसका ये फायदा है। आप यदि चीरे का कराओ तो मरीज 15-20 दिन 1 महीना परेशान रहेगा, वजन नहीं उठा पाएगा, अपने काम पे नहीं जा पाएगा, उसके ऊपर वही भार पड़ेगा। पेशेंट अपने ऑफिस नहीं जा पाएगा या कोई मजदूर क्लास का आदमी है जिसके लिए काम करना बहुत जरूरी है, वो रोज कमाएगा रोज खाएगा। आप जितना दिन वो डेली डिले करेंगे इतना दिन उसके लिए आर्थिक भी भार पड़ेगा, घर परिवार वालों पे भी भार पड़ेगा। जी जी। तो श्रोताओं आपने सुना, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है और समय भी कम लगता है, इसमें रिकवरी बहुत अच्छे से होती है और आर्थिक भार मुख्य रूप से जो मरीज पर होता है वो भी कम से कम आता है। तो यह कह सकते हैं डॉक्टर साहब के बताए अनुसार कॉम्प्लिकेशन तो परंपरागत सर्जरी या चीरे की सर्जरी में होते ही है और इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर यह सामान्यतः लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चीरे की सर्जरी या परंपरागत सर्जरी से ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। सर इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किन किन मरीजों की जा सकती है और किन मरीजों में नहीं की जा सकती है, इसका चुनाव कैसे किया जाता है आपके द्वारा? इसका चुनाव फिजिशियन द्वारा भी किया जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कार्डियक पेशेंट है जिसको आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज्यादातर जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरा मरीज को बेहोश करके ही की जाती है। जी जी।
तो फिजिशियन डिसाइड करता है कि पेशेंट फिट है या नहीं है, इस ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थीसिया लेने के लायक पेशेंट है कि नहीं है। फिजिशियन ने डिसाइड किया जनरल एनेस्थीसिया के लायक पेशेंट नहीं है। यदि जनरल एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो कुछ सर्जरीज अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब नीचे का कुछ धड़ सुन करके अपन करते हैं। इसमें यदि पॉसिबल हो पाती है तो अपन करते हैं, अदरवाइज अपने को चीरे का ही ऑपरेशन करना पड़ता है। बट इसमें फिजिशियन का सबसे ज्यादा रोल रहता है। ऑपरेशन के पहले फिजिशियन फिटनेस लेते हैं, फिजिशियन की तरफ से यस हो गई तो अपन उस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से सर की फिजिशियन की सलाह ही मानी जाती है और वो ही पेशेंट को बताते हैं कि उन्हें किस तरह की सर्जरी करवाना होगी। फिजिशियन सर्जरी डिसाइड नहीं करते हैं, फिजिशियन हमको गाइड करते हैं, एनेस्थेटिस्ट को गाइड करते हैं इस मरीज को ऑपरेशन के लिए क्या अपन जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आपकी और फिजिशियन दोनों की सलाह के बाद ही निश्चित किया जाता है कि किस व्यक्ति को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना है या फिर चीरे या परंपरागत सर्जरी करना होती है। सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। तो इसी क्रम में सर हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि इस तरह की लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बारे में सामान्यतः लोगों में किस प्रकार की मिथ्या या मिथ रहते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है जो आप लोगों ने पूछा है जी। ऑलमोस्ट सारे मरीज आके यही बोलते हैं कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने में हमारा जिस भी अंग के लिए अपने को ऑपरेशन करना है साहब इसमें कुछ छूट तो नहीं जाएगा। जी मरीज भी पूछता है, घर वाले भी पूछते हैं, उनके साथ में और लोगों की ये आए दिन ये सवाल पूछते हैं। इसका ये है कि जैसे हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंड रिजल्ट सेम, मतलब जो परिणाम है वो सेम। किसी भी चीज की जो भी ऑपरेशन अपन हाथ द्वारा कर सकते हैं, जितना भी अपन ऑर्गन निकालना है या पित्त की थैली अपने को जो निकालनी है, बच्चादानी का ऑपरेशन करना है, इसमें वही रिजल्ट आएगा जो अपन हाथ के ऑपरेशन से। इसमें कोई चीज अंदर छूटती नहीं है, जो अपने को करना है वही बाहर निकलेगा। जो अंदर छोड़ना है वही छूटता है, चाहे हाथ के ऑपरेशन से ले लो या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से ले लो। तो ये जो मिथ्या है लोगों में कि दूरबीन द्वारा या लेजर सर्जरी से या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पाता है, ये गलत धारणा है लोगों की। तो सर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली कि जो जिस प्रकार की मिथ्या लोगों में प्रायः देखी जाती है और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके परिवार और मरीज की तरफ से होता ही है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को प्रदान की कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या इसके द्वारा लेप्रोस्कोपिक के द्वारा किए गए ऑपरेशन सभी तरह से या मुख्य रूप से सफल होते हैं। सर इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी परंपरागत सर्जरी से किस प्रकार भिन्न होती है या उसे करने पर मरीज को अधिक आर्थिक भार पड़ता है या नहीं। देखा जाए तो ऑपरेशन के दौरान इस चीज में कुछ अमाउंट या कुछ पैसा ज्यादा पेशेंट को पे करना पड़ता है बट वही चीज आप यदि 15-20 दिन आपने आराम किया, काम पे नहीं गए, दवा ज्यादा खाई, बीच बीच में ज्यादातर आप वापस डॉक्टर को आप फॉलो अप करेंगे, इस चीज में उसका ज्यादा पैसा लगेगा। जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया लेबरर क्लास के लोग या सिंगल वर्किंग मैन जो ऑपरेशन करवा रहा है, जिसको ऑफिस जाना या कुछ काम करना है, इस चीज में इनडायरेक्टली इसमें पेशेंट की कॉस्ट सेविंग होती है जो स्टार्टिंग में लगता है, चाहे उससे थोड़ा कुछ अमाउंट ज्यादा है लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करना। बट एक चीज आजकल ये है कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। यदि आपने समय रहते ही पेशेंट घर चले गया, उसको पेन नहीं हुआ, उसको मेडिसिन लेना कम पड़ी, उसको रिकवरी जल्दी हो गई, उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी शुरू हो गई, तो पेशेंट के लिए इतना अमाउंट पे करना कोई बहुत ज्यादा परेशानी का नहीं बने। जी तो श्रोताओं आपने सुना कि किसी इसमें कोई बहुत अधिक आर्थिक भार नहीं पड़ता है और ये जो परंपरागत सर्जरी है उसी तरह से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में के कहीं ज्यादा फायदे हैं। इसमें आर्थिक भार भी कम पड़ता है व्यक्ति पर और वो शीघ्र ही रिकवरी कर अपने कार्य पर या अपनी दिनचर्या पर लग सकता है। इसी क्रम में सर हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मरीज को कितने दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। ज्यादातर मरीज में 2 से 3 दिन हॉस्पिटल स्टे इज सफिशिएंट फॉर सर्जरीज। बट डिपेंड करता है कि पेशेंट का कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए या किसी ऐसी चीज आ गई तो फिर पेशेंट को 2-3 दिन से ज्यादा रखना पड़ता है। पर आमतौर पे अपन जो सर्जरीज करते हैं, जो ज्यादातर सर्जरीज होती है, उसमें मरीज को 2 से 3 दिन से ज्यादा ऑपरेशन में रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट हॉस्पिटल में कम रहेगा, पैसे का भार भी उस पर कम पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली पेशेंट के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव
होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से। तो जैसा कि सर से हमने पूछा था कि कितने दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, तो सर ने बताया कि मुश्किल से 2 या 3 दिन में ही मरीज स्वस्थ होके अपने घर जा सकता है या उसकी हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी की जाती है। सर, इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए। हॉस्पिटल में सबसे पहले कि जनरल एनेस्थीसिया देने की सुविधाएं होना चाहिए। जी जी। जनरल एनेस्थीसिया के लिए अलग से मशीन, अलग से दवा, ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट जी की जरूरत रहती है जी। और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हॉस्पिटल्स में होना चाहिए जी जी। जो कई हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। जी जी। और ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। जी। ट्रेंड स्टाफ होगा, सर्जन को सुविधा सुविधा होगी, जी, सर्जरी इजी होगी। जी जी। दूसरा, प्रॉपर स्टेरिलिटी फैसिलिटीज, जी। जो दूरबीन के ऑपरेशन जो अपन करते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट से, उनको साफ सफाई करने के लिए अलग से जिसे स्टेरिलिटी, कोई भी ऑपरेशन के पहले सामान को स्टेरिलाइज होना चाहिए। जी जी। उसके लिए वो फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल में है कि नहीं, जी। यदि होगी तो ही अपन ये ऑपरेशन, ये सारी चीजें हैं अब जिस हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है जी, वहां पे ही अपने को ये सब सर्जरीज। तो श्रोताओं, आपने सुना सर ने बताया कि वो हॉस्पिटल जिसमें एनेस्थीसिया की सुविधा और जो लेप्रोस्कोपी वो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, उस हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है कि जहां पर अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन जिन सुविधाओं की जरूरत होती है वे सभी सुविधाएं मौजूद हों तो वो वहां पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे सामान्यतः लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा व्यक्ति का उपचार किया जाता है और क्या लेप्रोस्कोपी के द्वारा बीमारी की जांच या डायग्नोसिस भी की जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। मरीज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से मरीज का ऑपरेशन तो होता ही है, जैसा हम पिछले सवालों में आ गया है जी। पर एक चीज ये है कि मरीज की डायग्नोसिस, मतलब उसको परेशानी क्या हो रही, ये चीज भी उस चीज से ढूंढा जाता है लेप्रोस्कोपिक से। जी जी। कभी कभार मरीज आता है दर्द के साथ में, जिसका दर्द मालूम नहीं पड़ता है। जी जी। अंदर अपन लेप्रोस्कोप डाल के देखा जाता है कि किस चीज में क्या समस्या है। जी जी। ज्यादातर मरीजों में अपेंडिक्स में ही सूजन मिलती है या तो कुछ गठाने मिलती है, या कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि अपने को अंदर से बायोप्सी लेना पड़ती है, छोटा सा टुकड़ा निकाल के, ताकि वो जांच पे जाए। जांच में जो भी चीज आए उसके द्वारा जिस भी कंसल्टेंट को वो पेशेंट दिखा रहा है उसको ट्रीट करने में जल्दी से पेशेंट का भी फायदा होगा, ट्रीट करने में भी डॉक्टर का भी फायदा होगा इससे। जी जी। तो उससे जांच भी होगी, ऑपरेशन तो होता ही है, जांचें भी होती है। जी जी। तो श्रोताओं, आपने सुना कि लेप्रोस्कोपी के द्वारा सिर्फ सर्जरी नहीं होती है, इसके द्वारा डायग्नोसिस भी की जाती है या परीक्षण भी किया जाता है व्यक्ति की बीमारियों के संबंध में। सर, साथ में हम यह भी जानना चाहेंगे कि ये एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी जनरली लोगों को एक ही चीज समझ आती है एंडोस्कोपी से कि मुंह के द्वारा एक नली डाल के जो पेट की जांच होती है, बट एंडोस्कोपी के 2 तरीके हैं। जी जी। मुंह के द्वारा नली डाल के भी जांच होती है, लेटरिन के रास्ते से भी जांच होती है, उसको भी एंडोस्कोपी कहते हैं। ऊपर से द्वारा जो करते हैं उसको अपर जीआई, मतलब ऊपर की तरफ के पेट के या आंतों का जांच, और नीचे से द्वारा उसको कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी अपन बोलते हैं। जी जी। एंडोस्कोपी अपन उन मरीजों की करते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी, जो मुंह के द्वारा अपन नली डालते हैं। पेशेंट को खाने में कोई तकलीफ हो रही है, खाना खाने के बाद पेशेंट को जलन हो रही है, पेशेंट को गैस बन रही है, कई सारे इलाज होने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, पेट में फूलना, इन चीजों के, या पेट में अल्सर, खाने की नली में अल्सर, डियोडिनम जो कि छोटी आंत का पार्ट है उसमें कई मरीजों को छाले हो जाते हैं, या पेट के में कहीं कैंसर की कोई गठान, या खाने के रास्ते में ईसोफेगस जिसको बोलते हैं उसमें कैंसर की गठान। इस चीज एंडोस्कोपी द्वारा, अपर जीआई एंडोस्कोपी द्वारा अपन ये चीज को ढूंढते हैं। कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी अपन उन मरीजों को करते हैं जिनको लेटरिन में मल में खून आ रहा है, या तो डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है। पेशेंट को खाने के तुरंत बाद लेटरिन जाने के लिए कोई समस्या है, जिसको अपन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। आंतों में इन्फेक्शन जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज बोलते हैं। भगंदर हो गया जिसको फिस्टुला बोलते हैं। बवासीर हो गया है, फिशर हो गया है, ये सारी चीजें अपन कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी द्वारा अपन देखा जाएगा। आंतों में टीबी
भी कुछ टीबी भी होती है, उसकी भी जांच अपन कोलोनोस्कोपी द्वारा अपन करते हैं। जी जी। तो सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने एंडोस्कोपी के बारे में दी। तो सर इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि एंडोस्कोपी कराने के लिए क्या मरीज को भर्ती होना पड़ता है हॉस्पिटल में? जनरली एंडोस्कोपी के लिए मरीज को भर्ती नहीं होना पड़ता है। यदि अपन मुंह के रास्ते से एंडोस्कोपी करते हैं तो मरीज को 6 से 8 घंटे का मुंह के द्वारा अपन कुछ नहीं दिया जाता है, पानी भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद अपन मुंह के द्वारा अपन एंडोस्कोपी करते हैं। यदि अपने को लेटरिन के द्वारा कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, उसके लिए अपने को कुछ प्रिपरेशन देना पड़ती है ताकि पूरा लेटरिन का रास्ता साफ हो। एक दिन पहले से ही पाउडर या कुछ सॉल्यूशंस आते हैं आजकल मार्केट्स में, जो डायरेक्ट प्रिपरेशन ही है, जिसको आप पेशेंट को लेना है। उससे कई बार उसको मोशन लगते हैं, लेटरिन लगती है, ताकि आंत पूरी साफ हो। उसके बाद अपन कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने दी। तो सर ये सर्जरी के बाद हम हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कुछ विशेष प्रकार की सर्जरी या सभी सर्जरियों में खान पान का भी कुछ विशेष ध्यान रखना होता है? ऑपरेशन के तुरंत बाद अपन हल्का भोजन मरीज को प्रिफर करते हैं। जैसे कई ऑपरेशन अपन आंतों के करते हैं तो कुछ समय के लिए अपन पेशेंट को कुछ भी नहीं देते हैं मुंह से, इवन पानी भी नहीं देते हैं, ताकि जो भी आंतों को जोड़ा जाए वो ठीक हो जाए। उस चीज को खाने पीने के बाद में जो खाना नीचे जाता है उसके थ्रू बाहर चले जाए, वहां से कहीं लीक ना हो। इस चीज के लिए अपन सिर्फ आंतों के ऑपरेशन के लिए अपन कुछ समय पेशेंट को कुछ खाने पीने का नहीं देते हैं। जनरली ऑपरेशंस में अपन अगले दिन से या 6 से 8 घंटे के बाद में मरीज को देना शुरू कर देते हैं। शुरुआत करते हैं अपन हल्का भोजन से। पेशेंट यदि वो टॉलरेट कर लेता है तो फिर अपन जो रूटीन जो भोजन करते हैं वो अपन मरीज को देने के लिए या खाने के लिए बोलते हैं। तो श्रोताओं, आपने सुना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज लेप्रोस्कोपी सर्जरी एंड एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में सर ने हमें दी। सर हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही संदेश देता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, खान पीन का ध्यान रखें, और किसी भी समस्या यदि आती है तो अपने नजदीकी या विश्वसनीय चिकित्सक के पास जाके उनसे शेयर करें। कुछ लोग होते हैं कि कुछ अपनी परेशानी घर वाले को ही नहीं बताते हैं, कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जो चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं। वो चीज बढ़ते 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 ऐसी नौबत आ जाती है कि फिर चिकित्सक के पास भी कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं बचता है कि इस मरीज में अपन करें क्या। यदि कुछ ऐसी समस्या आती है जो ऑपरेशन द्वारा ही ठीक होती है तो आपको उसका ऑपरेशन करवाने में कुछ संकोच नहीं होना चाहिए। आपके जो भी नजदीकी चिकित्सक या विश्वसनीय हॉस्पिटल जिस पे आपको ट्रस्ट है, वहां पे जाके आप बात करिए। यदि उनकी तरफ से बोला गया है कि जांच करानी है या ऑपरेशन कराना है तो आप तुरंत जाके ऑपरेशन कराइए। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसा अपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी ऑपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहती है। मरीजों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, ताकि मरीज को रिकवरी ठीक हो, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो। तो इस चीज में कहीं भी जाने से संकोच नहीं होना चाहिए। तुरंत किसी भी चिकित्सक या नजदीकी हॉस्पिटल में जाके ओपिनियन लेना चाहिए। धन्यवाद सर, आज आपने यहाँ आकर इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है उन्हें बहुत लाभ पहुँचेगा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद रेडियो दस्तक, धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थे हमारे साथ उज्जैन के काफी अनुभवी लेप्रोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रशांत पाटीदार जी, उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन से, जिन्होंने लेप्रोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक सर्जरी संबंधी विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर प्रशांत पाटीदार जी ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और वह सभी आपने ध्यान से सुनी होगी। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विषय के संबंध में आपको कोई भी समस्या या आपके किसी परिचित परिवारजन को कोई समस्या है तो आप
आप उन्हें यह सभी जानकारियों से भी अवगत करें और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे लापरवाही न बरते और अपनी बीमारी का ठीक ढंग से इलाज करवाएं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सभी सुझावों पर भी जरूर विचार करेंगे। दोस्तों, आप रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय और उससे जुड़े विशेषज्ञ के साथ, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।